तो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा, हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग इलास्ट्रेशन 8 तक किए हैं, अब 9 से करना पड़ेगा। चलिए गुड आफ्टरनून मैम। चलिए, इलास्ट्रेशन 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 से देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा आज ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो 9, 10 दो क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बाकी कुछ एमसीक्यूज वगैरह है। देखो क्या बोला है, बोल रहा है देखो बोल रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 इंटर आलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना के दिया है, जो कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में तो नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट का डेटा है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर बोला है, मतलब लाइबिलिटी साइड का डेटा, ठीक है। इक्विटी शेयर बोला है, ये भी लाइबिलिटी साइड। प्रेफरेंस शेयर देखो 100 ईच और बोल रहा है 70 पेड अप, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, तो आगे जाके क्वेश्चन हमें रिडेम्पशन का ही बात बोलेगा। तो क्या हम लोग ऐसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकेंगे जो पार्टली पेड अप है? नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कितना कॉल करना पड़ेगा फिर? 70 पेड अप है तो कितना कॉल करना पड़ेगा बोलो? 30 कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यही करना पड़ेगा 30। 1 लाख इक्विटी शेयर 100 इज फुल्ली पेड अप हो रहा है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इनका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बैंक में बैलेंस है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये लोग कैसे रिडीम करने का सोच रहे हैं। आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इश्यूज द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट 5% प्रीमियम। मतलब उनको रिडेम्पशन करना है, लेकिन कैसे करना है? 5% प्रीमियम के साथ, ठीक है। मतलब कितना पे करना पड़ेगा पता है? देखो 35 लाख जो दिख रहा है वो कितने के हिसाब से दिख रहा है? 70 के हिसाब से। अभी हम लोग को कितना करना पड़ेगा? 50,000 शेयर्स पे कितना कॉल करना पड़ेगा? बाकी 30 रुपीज, तो कितना होगा ये? 15 लाख होगा, ठीक है। अच्छा, अब 15 लाख और 35 लाख दोनों मिला के कितना हो जाएगा? कैपिटल अभी कितना बनेगा? कितना होगा? 30। अच्छा 50 होगा, तो 50 लाख का रिडेम्पशन करना पड़ेगा, प्लस और कितना देना पड़ेगा? 5%। ये देखो बोल रहा है 5%, तो 50 लाख का 5% कितना होगा? 2,50,000, ठीक है। तो हमें 50 लाख प्लस 2,50,000 कितना देना पड़ेगा? 52.5 लाख का हमें कैश का जरूरत होगा, ठीक है, पे करने के लिए। अच्छा, अब बोल रहा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन। अब देखो कैसे करके रिडेम्पशन फाइनेंस किया जा रहा है। द कंपनी मेक्स ए राइट इशू। कंपनी ने क्या किया है? राइट शेयर इशू किया है। राइट शेयर इशू भी नॉर्मल शेयर इशू की तरह ही हम लोग एंट्री करेंगे। कंसेप्ट ये होता है कि राइट शेयर किसको दिया जाता है? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी फर्स्ट बार जब शेयर इशू करती है उसे बोलते हैं आईपीओ। तुम लोग सुने होंगे, ये वर्ड यूज होता है न्यूज वगैरह अगर शेयर रिलेटेड देखते हो। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब फर्स्ट टाइम जो है कंपनी मार्केट में शेयर लाती है तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उसके बाद भी कंपनी को अगर जरूरत होता है तो शेयर इशू कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एपीओ, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी जब फर्दर पब्लिक ऑफर करेगी तो पहले एग्जिस्टिंग, मतलब आईपीओ के टाइम पे जो शेयर होल्डर थे पहले उनको ऑफर करना पड़ेगा, और वो भी सस्ते में, ठीक है। ये राइट शेयर का टॉपिक है जो इसके पहले हम लोगों ने किया है। तो जब हम लोग फिर से करेंगे, जिनका नहीं हुआ है हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे से कंसेप्ट बता ही दिया कि राइट शेयर क्या है, बाकी शेयर के तरह ही है। बस कंसेप्ट इतना सा है कि राइट शेयर किसको इशू किया जाता है? पहले ऑफर किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो भी कंसेशनल रेट में। उसका रीजन यही है कि क्योंकि उन्होंने कंपनी में पहले से ट्रस्ट किया था, तो उनको मतलब बेसिकली डिस्काउंट में शेयर ऑफर करना। उसका रीजन वगैरह वहां पर मैंने डिटेल्स में बताया। यहाँ एंट्री तुम लोग नॉर्मली करोगे इक्विटी शेयर वाला। कितना राइट शेयर इशू हुआ है? 100 इच और 110 पर शेयर करके। मतलब ये क्या वैल्यू है? ये है नॉमिनल वैल्यू। और ये क्या वैल्यू है? इशू प्राइस। मतलब कैसे इशू हुआ है? प्रीमियम में इशू हुआ है। अब कैसे पे होगा? 20 being payable on application। ये जो 110 रुपीज पे करना है ना, ये कैसे पे करना है? पहले 20 किस में पे करना है? एप्लीकेशन पे। फिर 35 बोल रहा है अलॉटमेंट ब्रैकेट में दे दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का पैसा हम लोग कब कॉल कर रहे हैं?
एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में 35 का मतलब क्या हो जाएगा, 35 में प्रीमियम कितना है 10, क्योंकि 100 का शेयर 110 में इशू हो रहा है तो प्रीमियम का वैल्यू कितना है 10 है। तो बाकी जो टूवर्ड्स कैपिटल वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ऐसे करके हमें एंट्री करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है एंड द बैलेंस ऑन 1 Jan 2023, बोल रहा है बाकी पैसा कब कंपनी कॉल करेगी 1 Jan 2023, लेकिन रिडेम्पशन उसके पहले हो रहा है। कब हो रहा है 31 मार्च को। मतलब हम लोगों को तो एंट्री करने बोलेगा, देखो 31 मार्च तक का ही करने बोलेगा, क्योंकि हमें रिडेम्पशन का एंट्री करने बोला है। और कंपनी क्या कर रही है, बाकी पैसा, क्योंकि कंपनी पार्ट पार्ट कॉल कर रही है, तो बाकी पैसा, बाकी कितना पैसा हो रहा है, अगर 110 में 20 + 35 हमें मिल गया तो बचा कितना, और भी 55। ये 55 कंपनी कब कॉल करेगी, बोल रही है कंपनी कॉल कर रही है 1 Jan 2023 में, मतलब नेक्स्ट ईयर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मतलब ये पैसा हमें रिडेम्पशन के काम में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 55 तो हम लोग बाद में रिसीव कर रहे हैं, पहले रिडीम हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये पैसा हमारे रिडेम्पशन के काम में नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि कंपनी ये पैसा 1 Jan को कॉल करेगी, ऐसा क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 March 2022। ये जो राइट शेयर इशू हुआ था वो सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, ठीक है, और अलॉटमेंट भी कर दिया कंपनी ने। कब किया 1 March को किया। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड बाय 31 March, और 31 March को जो है अलॉटमेंट का जिसका जितना भी पैसा बाकी था सभी ने क्लियर कर दिया। The preference share were redeemed after fulfilling the necessary condition of section 55। सेक्शन 55 का नेसेसरी कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही रिडेम्पशन कर सकते हैं। सेक्शन 55 का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि किसी भी तरीके से क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर इशू तो हो रहा है, जितना शेयर इशू हो रहा है, बाकी अमाउंट का हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, सीआरआर। मतलब यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो होगा, मेथड 3, दोनों का कॉम्बिनेशन। हम लोग को बोला यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इग्नोर डेट कॉलम। तो ठीक है, हमें डेट कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा क्या बोल रहा है। तो देखो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डेट का कंसेप्ट ना बता देते हैं क्या हो रहा है। देखो हम लोग को रिडेम्पशन करने कब बोला है, रिडेम्पशन करने बोला है, हम लोग के पास बैलेंस शीट डेटा है 31 दिसंबर का, ठीक है। यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 में हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाले हैं ना, वो हम लोगों के पास कितना सारा है, देखो 50,000 है, लेकिन पार्टली पेड है। तो पहला है 50,000, 70 पेड अप है, 70 पेड अप। तो सबसे पहले हमें कॉल करना पड़ेगा कितना, @30 करके, ठीक है। ये करने के बाद कंपनी को तो फाइनेंस का जरूरत होगा रिडेम्पशन करने के लिए। रिडेम्पशन कब होगा, 31 मार्च को होगा, ठीक है, 31 मार्च 2022। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 31 मार्च 2022। और इस बीच में कंपनी ने क्या सोचा है, कंपनी जो रिडेम्पशन करेगी, यहाँ पर होगा रिडेम्पशन, ठीक है। रिडेम्पशन होगा कैसे होगा, @5% प्रीमियम में, ठीक है। मतलब एक शेयर तो 100 का है, 100 के बदले कितना दिया जाएगा, 105 दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा और बोल रहा है कि इन्होंने फाइनेंस कैसे किया है, कंपनी ने किया है राइट इशू, ठीक है। राइट इशू किया है, कितना सारा शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, राइट इशू किया है। और राइट इशू जो है वो नॉमिनल वैल्यू है शेयर का 100, लेकिन इशू प्राइस है कितना, 110। और ये 110 कंपनी कैसे कॉल कर रही है वो भी बताया है। एप्लीकेशन पे कितना कॉल कर रही है, 20, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना कॉल कर रही है, 35, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। अब प्रीमियम कितना है, 100 का शेयर 110, मतलब 10 प्रीमियम है, 10 प्लस कितना हो जाएगा 25। और बाकी बैलेंस अमाउंट कब कॉल करेगी, बोल रहे हैं बाकी बैलेंस अमाउंट कॉल कर रही है कंपनी 1 Jan 2023 को। यहाँ पर लिख देते हैं 1 Jan 2023। और बैलेंस जो है, बैलेंस 55 कॉल ऑन यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों को कब का एंट्री करने बोला है, रिडेम्पशन तक का। मतलब ये 55 हमारे किसी काम का नहीं होगा। ये लिख दिया तो तुम लोग को जब भी क्वेश्चन देखोगे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अच्छा अब एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को पैसे का जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर इशू कर दो, ठीक है। शेयर इशू का एंट्री लिखो, सबसे पहला एंट्री शेयर इशू का करो। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट बैंक एंट्री, अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल হবে Sorry, इक्विटी शेयर ম্যাম প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল হবে প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুই হচ্ছে না কি করে প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा क्योंकि यहाँ एक बार में इशू नहीं हो रहा है ना पार्ट पार्ट हो रहा है तो जैसे तुम लोग 11-12 में सीखते हो वही करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैसे होगा प्रेफरेंस शेयर तो इशू ही नहीं हो रहा है प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम होगा तो प्रेफरेंस शेयर का इशू का एंट्री पॉसिबल ही नहीं है पूरे चैप्टर में ही पॉसिबल नहीं है अच्छा यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फर्स्ट एंट्री करते हैं सबसे पहले पैसे का जुगाड़ करेंगे तो शेयर इशू हो रहा है तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अच्छा पहले नहीं रुको पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले पार्टली पेड अप शेयर को जो है हमें फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा पहले वो एंट्री करो ठीक है तो यहाँ पर लिखो शेयर का कॉल करेंगे तो यहाँ पर कितना कॉल करना पड़ेगा 30 ठीक है 30 का कॉल करना पड़ेगा तो 30 का कॉल का एंट्री क्या होगा बोलो प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाँ प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से एंट्री होगा 50,000 इंटू कितना होगा बोलो 50,000 इंटू 30 ये देखो ना सब तो लिखा हुआ है ऐसे देख के बताओ कितना होगा 15 लाख होगा ठीक है अब इसका नैरेशन लिख सकते हो बी फाइनल कॉल मेड बीइंग फाइनल कॉल मेड अच्छा अब जब पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री करोगे बोलो जब पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल कितना 15 लाख अच्छा नैरेशन क्या होगा बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड ठीक है लिखो बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड अच्छा अब जैसे ही हम लोग का ये फुल्ली पेड अप हो गया अब हम लोग रेडी है जो है शेयर को रिडीम करने के लिए अब अगर शेयर को रिडीम करने के लिए रेडी है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हम लोग रिडीम कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी क्या कर रही है राइट शेयर इशू कर रही है तो राइट शेयर इशू का एंट्री कर दो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा कितना शेयर इशू कर रही है 50,000 इंटू कितना होगा 20 50,000 इंटू 20 10 लाख 10 लाख हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अच्छा अब इसके बाद जैसे ही पैसा मिलेगा पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है बोलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना कैपिटल में ट्रांसफर होता है जो भी पैसा रिसीव होता है कैपिटल रेज करने के लिए तो किया गया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख अच्छा ये मिल गया एप्लीकेशन का पैसा तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बीइंग एप्लीकेशन
मनी ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे? एप्लीकेशन के बाद कौन सा पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पहले कौन सा एंट्री होता है? अलॉटमेंट कभी भी कंपनी पहले नहीं मांगती है। जैसे एप्लीकेशन भर दिया जाता है उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा देने के लिए टाइम देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू एंट्री करना पड़ता है पहले। देखो ये सब तो तुम लोग 12 में किए होंगे। मैम इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट না ব্যাংক হবে না, ব্যাংক হবে না। ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্টে আগে ব্যাংকের এন্ট্রি হবে, पहले ड्यू एंट्री होगा। बोलो ड्यू एंट्री जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे, आई थिंक सुमित बोल रहे थे, बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट Capital. अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, अब कितना शेयर है? शेयर तो वही 50,000 ही है। अलॉटमेंट में हमें मिलेगा कितना? टोटल देखो ड्यू कितना होगा? 35 ही होगा, लेकिन कैपिटल में 25 जाएगा और प्रीमियम में 10 जाएगा। कैसे पता चला? वो तो मैंने वहां पर दिखाया ना तुम लोगों को। 100 का शेयर अगर 110 है तो प्रीमियम वैल्यू 10 है, और अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम इंक्लूड है, अलॉटमेंट अगर टोटल 35 का है तो 10 लेस करने से 25। अब बोलो यहाँ पर कैलकुलेशन करने से कितना आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू टू, अच्छा ये कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 10, 5 लाख, और ये वाला 25 इंटू 5, 12 लाख 50। तो 12 लाख 50 और 5 लाख कितना हो जाएगा? 17 लाख 50। ये हो गया ड्यू। ये हमेशा ड्यू होता है। जैसे ये मतलब हो गया कि पहले फॉर्म फिलअप कर दिए, अब अगर कॉलेज में नाम आ गया तो इसके बाद एडमिशन फीस मांगेगा, वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एप्लीकेशन का पैसा देना ही पड़ेगा एप्लीकेशन भरने के लिए। अब अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो कंपनी नोटिस भेजेगा कि इतने तारीख के अंदर अलॉटमेंट दे दो, तो कंपनी ड्यू एंट्री करेगा, फिर चेक करेगा किसने किसने दिया है। अब रिसीव एंट्री होगा, अब रिसीव एंट्री होगा। अब सभी ने दिया है ऐसा क्वेश्चन में बोला है, किसी ने भी कॉल्स इन एरियर नहीं किया है, ठीक है। अलॉटमेंट मनी पर ड्यूली रिसीव बोल दिया है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड अलॉटमेंट सभी ने लिया है। तो अब एंट्री करो, जो बैंक वाला एंट्री बोल रहे थे अब बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा बोलो? पूरा पैसा मिल रहा है कितना? 17 लाख 50,000 being allotment money received, being allotment money received, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने कहाँ तक एंट्री किया पता है? यहाँ तक का टास्क पूरा कर लिया। अब 31 मार्च आएगा जिस दिन कंपनी रिडेम्पशन करेगी, ठीक है। अच्छा, अब रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया है, अब कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, ठीक है। तो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं सीआरआर के लिए। तो कहाँ बनाए हम? ये इतना जगह तो रखना ही पड़ेगा, और भी काफी सारा एंट्री होगा। हम ये पेज भी रखते थे, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में बना रहे वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो कि प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हम लोग का कितना हुआ है, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितना होगा। तो प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना होगा ये कैसे पता करेंगे? नॉमिनल वैल्यू कितना होगा? कितना सारा प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा? 50,000। और नॉमिनल वैल्यू क्या? हम लोगों ने तो उसको फुल्ली पेड अप कर दिया है, तो एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100। तो 50,000 इंटू 100 ये वाला। और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू क्या होता है? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू क्या होगा? इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वही वाला हमें लेना है। और यहाँ पर सीआरआर।
अच्छा, तो CRR, तो कितना सारा शेयर हम लोगों ने इशू किया है? 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अब देखो नॉमिनल वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 110 है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम लोग पूरा 110 तो कॉल नहीं कर रहे हैं, उसके पहले रिडेम्पशन हो रहा है। मतलब 110 के अंदर हम लोग कितना कॉल कर रहे हैं? बिफोर रिडेम्पशन 55, आफ्टर रिडेम्पशन कितना कॉल करेंगे? 55। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली प्रोसीड्स जैसे मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है वैसे ही हमें करना है, लेकिन एक कंसेप्ट देखो, हम लोग यहाँ तक कितना कैलकुलेट कर पा रहे हैं? 55, बाकी 55 कहाँ करेंगे? आफ्टर रिडेम्पशन। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड्स कितना हो रहा है? आउट ऑफ 110 कितना हो रहा है? 55। अब हमें ये चेक करना है कि ये 55 का नॉमिनल वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 है। सॉरी, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 45 है, और प्रीमियम कितना है? इसमें 10 है। तो हमें क्या देखना है? प्रोसीड्स और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो 55 और 45 में लोअर कौन सा है? 45। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 45। यहाँ तो हम लोग प्रीमियम नहीं ले सकते, हम फिर से बता देते हैं इस पॉइंट को। देखो हम लोग नॉर्मली ऐसे कर सकते थे, हमें इस क्वेश्चन में कोई झमेला नहीं होता, अगर कंपनी पूरा कॉल कर लेती तो हम लोग 100 से एंट्री कर देते, इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पर 110 में 55 तक ही प्रोसीड्स कर पाए हैं, बाकी नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कितना हमें पैसा मिला है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये 55 में 10 हम लोग का प्रीमियम है, तो वो हटा के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर दूसरा और एक ऑप्शन है, तुम लोग ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, देखो कितना वैल्यू है। यहाँ पर शेयर इशू करके हम लोगों को टूवर्ड्स कैपिटल कितना मिला है? 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मिला है? 12 लाख 50। दोनों का ऐड कर दो, क्योंकि वो तो मेरा नॉमिनल वैल्यू होगा ना, वो सबसे कम वैल्यू मेरा वही होगा। तो यहाँ पर कितना? 25 करके, और यहाँ पर कितना? 20 करके, 45 ही हुआ, बात एक ही है, जैसे भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 लाख और 12 लाख 50,000, ये वाला वैल्यू होगा। 10 लाख और 12 लाख यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई होगा बेसिकली, ठीक है। अब ये 45 कैसे आया, हम फिर से एक बार बता देते हैं। 110 में कॉल अप टू 55, तो इसमें नॉमिनल वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, नॉमिनल वैल्यू 45, और 100 में कॉल्ड अप हुआ है। अगर प्रीमियम हटा लेते हैं तो हम लोग का कितना हो रहा है यहाँ पर? ये देखो ना, ऐसे करने से भी तो हो जाएगा, इसका और जरूरत क्या है? तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 45 लेना पड़ेगा, 45 लेने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अलग से देखने का जरूरत ही नहीं है। 110 मेरा कॉल्ड अप है, जिसमें इस शेयर का मेरा नॉमिनल वैल्यू था 100, लेकिन 100 भी तो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। सोच के देखो, मेरा 2 ही कॉल्ड अप है, इसमें से क्या कॉल्ड अप है? एप्लीकेशन का कितना? 20, और अलॉटमेंट का कितना? 35। लेकिन हम यहाँ 35 कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर 25 भी कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये नॉमिनल वैल्यू के तौर पे देख रहे हैं, और जब हम इशू प्राइस के तौर पे देखेंगे तो मेरा अलॉटमेंट कितने का होगा? अलॉटमेंट यहाँ पर एप्लीकेशन 20 का होगा, और अलॉटमेंट कितने का होगा? 35 का होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 55। लेकिन इसमें मुझे क्या लेना है? प्रोसीड्स और नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर इशू प्राइस कितना हो रहा है? ओनली 55, क्योंकि बाकी 55 बाद में कॉल होगा। और इस 55 का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 45, क्योंकि इसमें 10 प्रीमियम है, तो मुझे 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? 5 लाख, ठीक है। तो CRR कितने का बनेगा? 5 लाख माइनस 50,000 इंटू 45 कितना होता है? 22,50,000। 50 लाख है, ठीक है। अब माइनस करके देख लो कितना होगा। 27,50,000, ठीक है। तो 27,50,000 का मेरा क्या क्रिएट होना चाहिए? CRR क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। 27,50,000 का CRR क्रिएट होना चाहिए। अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने इशू तक का एंट्री कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री करो कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो उसका ड्यू एंट्री करेंगे। तो उसका ड्यू एंट्री क्या हो जाएगा? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% preference share capital account debit, premium on redemption account debit, premium on redemption debit,
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना होगा, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है इनटू यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा। नॉमिनल वैल्यू हम लोग का 50,000 इंटू कितना है, 100 है, तो लिखो 50,000 इंटू 100, 50 लाख, ठीक है। प्रीमियम 5% बोला था, ठीक है, तो 50 लाख का 5%, 2,50,000 2,50,000, और टोटल देना कितना पड़ेगा फिर, 52 लाख, 52,50,000 हाँ 52,50,000 ये ड्यू कर दिया। अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए हमें जनरल रिजर्व या पीएल से डेटा पिक करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू पिक करना पड़ेगा। तो 2,50,000 का हमारा प्रीमियम है, तो 2,50,000 का प्रीमियम के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम तो यूज नहीं कर पाएंगे, वो तो दूसरे कंपनी का होता है ना, अदर कंपनी। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं यूज होता है, बैंक तो छोड़ो, ये तो रिजर्व है ही नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्री रिजर्व यूज करेंगे। तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 50 लाख है, वहां से 2,50,000 आराम से यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2,50,000 being write off loss on premium। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे सीआरआर। सीआरआर कितने का क्रिएट होगा, 27,50,000। क्या हमारे पास जनरल रिजर्व में उतना अमाउंट है, तो वहीं से क्रिएट कर देंगे। 50 लाख में से सिर्फ 2,50,000 का यूज हुआ है, तो काफी अमाउंट पड़ा हुआ है, तो यहीं से हम लोग जनरल रिजर्व सॉरी सीआरआर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR being CRR created। $27,50,000 और एंड में क्या करना है, पे कर देना है। तो पे करने का एंट्री क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया बस, रिडेम्पशन तो कंप्लीट टू बैंक। कितना पे करना पड़ेगा, 52 लाख, ये जितना ड्यू हुआ था 52,50,000, ये अमाउंट हो जाएगा 52,50,000 being amount paid, being amount paid। टोटल 10 एंट्री जाएगा। ठीक है, टोटल 10 एंट्री है। ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट ये वाला था, ये वाला समझने वाला पॉइंट था कि यहाँ पर कितना अमाउंट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 100 ले लोगे, 100 और 110 में कंपेयर करके गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का कॉलिंग जो कॉल है वो अप टू रिडेम्पशन तक 100 हुआ ही नहीं है, वो अप टू रिडेम्पशन तक 55 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड अगर 55 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 45 है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो 55 जो है वो हम लोग का इशू प्राइस के टुवर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं, और अगर हम लोग बोलते हैं 45 तक कॉलिंग है तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू के टुवर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो लोअर होगा, इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सबसे स्पेशल था, बाकी सेम क्वेश्चन था, अलग मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा अब देखो ये 9th वाला हो गया हम लोग का। सेम क्वेश्चन 10th वाले में दिया है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर दिया है। बोला है कि विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9, जो अभी अभी हम लोगों ने किया, above and further assuming that preference shareholder holding 2,000 shares failed to make the payment for final call made under section 55। मतलब ये जो फाइनल कॉल किया गया ना, मतलब पार्टली पेड अप था, इसको फुल्ली पेड अप किया गया, तो बोल रहा है कि 2,000 शेयर से पैसा नहीं मिला, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं मिलने से बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर।
और अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है टाइम से पहले तो उसको बोला जाता था कॉल्स इन एडवांस। तो ये हम लोग का क्या है, कॉल्स इन एरियर, ये बोला है। अच्छा, अब बोल रहा है यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022 with the corresponding figure as on 31st December 21, assuming that the share in default are forfeited after giving proper notice, ignore date column। तो इसमें चेंज क्या किया है, पूरा क्वेश्चन सेम है, बोल रहा है सिर्फ दिखाओ कि 2000 लोगों ने पैसा नहीं दिया और उसके बाद उनका शेयर को कर दिया गया है फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब कैंसिल कर देना, उनका नाम रजिस्टर से कैंसिल कर देना, उसको बोलते हैं फॉरफिट करना। अगर फॉरफिट होता है, कॉल्स इन एरियर होता है, तो एंट्री में क्या चेंजेस आएगा, तो हम लोग का एडिशनल एंट्री होगा, बाकी एंट्री जैसा था वो तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो इलास्ट्रेशन टेल, सेम क्वेश्चन ही हम लोगों को करना है। यहाँ भी हमें डेट वेट कुछ भी दिखाने का जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड वगैरह रेट दिया हुआ है तो वो लिख लेने से ठीक रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कितना, 50,000 पे कितना कॉल कर रहे थे, 30, सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 लाख। बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, जब पैसा रिसीव करने जा रहा है कंपनी, तब कंपनी देखा कि 2000 शेयर्स पे उसे पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो कितने शेयर्स पे मिला, 50,000 पे। अगर 2000 पे नहीं मिला तो कितने पे मिला, 48,000। अब एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो पैसा कॉल करने के बाद भी नहीं मिलता है उसको यहाँ क्या लिखा जाता है, कॉल्स इन एरियर। तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं इसे। ठीक है, कंपनी के केस में कॉल्स इन एरियर डेबिट, और टू क्या करेंगे, टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम ही था, बस कॉल्स इन एरियर का पॉइंट नहीं आया था क्योंकि कोई कॉल्स इन एरियर नहीं किया था। अच्छा, अब कितने शेयर पे पैसा मिल रहा है, 48,000 पे कितना मिल रहा है, 30 करके, तो कितना होगा। और यहाँ कॉल्स इन एरियर हो रहा है 2000 शेयर्स पे 30 रुपीज करके, 60,000। ये देख लो 48 और 3 कितना होता है, 14 लाख हो रहा है ना, 14,40,000। ये मिल रहा है, 60,000 नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ तो पूरा 50,000 से ही हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा। 50,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 15 लाख। हम लोगों को मिलने वाला था 15 लाख, लेकिन उसमें से 14 लाख 40 मिला और 60,000 नहीं मिला। और अब यहाँ पर लिख देते हैं बी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, कंपनी बोल रहा है कि जो जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका शेयर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब हमारे रजिस्टर से हटा दे रहे हैं। तो शेयर फॉरफिट का एंट्री कंपनी ऐसे करती है कि मुझे कितना पैसा इस शेयर पे मिलने वाला था, मुझे कितना मिला और कितना नहीं मिला। ठीक है, तो 2000 शेयर मेरा फॉरफिट होगा क्योंकि 2000 नंबर ऑफ शेयर्स पे प्रॉब्लम हुआ है। तो 2000 शेयर्स वाले अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो हमें कितना मिल जाना चाहिए था, 2000 पे टोटल 100 के हिसाब से 2 लाख मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मिला कितना, 100 में से 70 तो मिला है, लेकिन मिला नहीं कितना, 30। तो ये वाला क्या है, नहीं मिला, नो। और ये वाला क्या है, मेरा यस है। ठीक है, मुझे इसी चीज को पूरा एंट्री में दिखाना पड़ेगा। तो मुझे कैंसिल करना है वो शेयर कैपिटल जो 2000 के लिए बिलोंग कर रहा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अगर कैंसिल होगा, इशू करने से क्रेडिट, कैंसिल होने से डेबिट, तो पहले लिखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, हम लोग 2000 शेयर्स को हटा रहे हैं और वो शेयर, कैपिटल का वैल्यू हमेशा नॉमिनल से होता है, कैपिटल का एंट्री हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है। ठीक है, तो 2000, एक एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100 है। तो लिखो कितना आ रहा है, लिखो कितना आ रहा है, कितना हो रहा है, 2 लाख।
2 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मुझे मिलने वाला था, जो कि मैंने, ये मेरा पूरा शेयर है जो हम कैंसिल कर रहे हैं 2 लाख का। अब जब कैंसिल कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि इनसे मुझे कितना पैसा नहीं मिला, वो तो मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया कितना नहीं मिला, ये मेरा लॉस था। अब जब हम शेयर को रखेंगे नहीं तो मुझे लॉस को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 क्या लिखेंगे, कॉल इन एरियर 2000 इंटू 30 कितना हो गया 60,000। और जो पैसा मिल चुका था वो कंपनी लौटाती नहीं है, जैसे 70 रुपीज मिल चुका था ना, वो कंपनी के लिए बेनिफिट है, उसको कंपनी क्या लिखती है पता है, शेयर फॉरफीचर। 1,40,000 ये हो गया कैंसिलेशन का एंट्री, तो लिखो बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री लिखो। शेयर फॉरफिट का एक रूल्स होता है, शेयर फॉरफिट करने से जितना प्रॉफिट है ये कहां पर ट्रांसफर होता है पता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है इसका और भी रूल्स होता है, अगर ये शेयर फर्दर इशू होता है तो उसमें से एडजस्ट करना पड़ता है। चलो अच्छा, यहाँ पर वो सब प्रॉब्लम है नहीं, बोल रहे हैं कि अगर कोई शेयर फॉरफिट होता है और उसपे जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, प्रॉफिट मतलब जो पैसा कंपनी के पास आया था वो कंपनियां लौटाती नहीं, मतलब एक एक जन से 100 रुपए मिलने वाला था, तो एक जन, मान लो ये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, जिससे 100 रुपए मिलने वाला था, कंपनी ने उससे पहले कितना ले लिया है 70, वो दे दिया, लेकिन नेक्स्ट जब 30 रुपीज का कॉल किया तो वो नहीं दे पाया, कंपनी अब उसका 70 भी नहीं लौटाएगी, बोलेगी जाओ तुम्हारा नाम कैंसिल करते हैं, तुम मेरे शेयर होल्डर नहीं हो, 70 तो वापस नहीं करेंगे, 30 को हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। देखो 30 को लॉस बुक कर लिया, ठीक है, 70 को अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इस प्रॉफिट को कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है, रूल्स है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो नेक्स्ट एंट्री लिखो, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये डायरेक्टली लिख दिया, अगर री इशू वगैरह होता तो फिर वहां पर अलग कंसेप्ट होता, चलो है नहीं, जब होगा तो हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, लिखो बीइंग फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर, मतलब कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू सीआर यानी कि कैपिटल रिजर्व। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या एंट्री किया, अभी तक तो हम लोगों ने वही प्रेफरेंशियल ही एंट्री किया कि हम लोगों ने फाइनल कॉल किया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, उनका शेयर फॉरफिट कर दिया, यहां तक ही एंट्री किया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करने के लिए शेयर रिडीम करने के लिए राइट शेयर इशू करेगी। अब राइट शेयर का एंट्री करेंगे, करो राइट शेयर का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री होगा जैसे थोड़ी देर पहले किया। तो सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, कितना शेयर था 50,000 शेयर्स था, कितना करके 20 करके कितना हो जाएगा 10 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर 6 नंबर में करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम एंट्री 10 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, अब अलॉटमेंट सेम तरीके से अलॉटमेंट का एंट्री करना पड़ेगा, अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा हम लोग का कितने से 35 इंटू 50,000, कितना हो रहा था 17,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 25 इंटू 50,000, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपीज बोला था, तो 25 इंटू 50 होता है 12,50,000, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे लिखे थे बस वैसे ही होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
50,000 into 10. 50,000 into 10, 5 lakh. Being allotment money due. Being ম্যাম একটু আগের পেজটা দেখাবেন একবার? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखो, फिर उसके बाद रिसीव एंट्री करो, जैसा था वैसा ही तो करना, ये तो कुछ ম্যাম नया है ही नहीं। টু ইএসসি ম্যাম টু ইএসসি একটু নিচের দিকে দেখাবেন, লাস্ট যেটা আছে টু ইএসসি তারপরের লাইনটা। তারপরে পেছনে আছে। আচ্ছা এটা তো নিজের খাতা দেখে লেখো না, এটা তো সেম এন্ট্রিটাই লিখছি যেটা আগের কোশ্চেনে লিখি। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिसीव एंट्री लिखो, अपने अपने कॉपी से देख के भी तो लिख सकते हो, वही वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चेंज वाला तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 17,50,000। बस यही तक का कॉल था, इसके बाद तो कॉल नहीं है। बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इशू का एंट्री कर दिया। अब हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व कितना क्रिएट होगा? सेम इसी तरीके से होगा। ये देखो जनरल रिजर्व कैसे क्रिएट होगा, सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो हम लोग का यही वाला आएगा, पहले वाला क्वेश्चन ही तो है। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितना आएगा? हाँ, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितना आएगा, वो देखना पड़ेगा। ये क्या 50 लाख आएगा कि चेंज होगा? सारे प्रेफरेंस शेयर को तो रिडीम नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000 में से कितने प्रेफरेंस शेयर पे पैसा नहीं मिला? 2,000। तो बाकी वैल्यू पे ही तो रिडेम्पशन होगा ना, जितने लोगों ने पेमेंट किया उन्हीं का रिडेम्पशन करेंगे। मतलब ये वैल्यू तुम लोग का चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा, तो तुम लोग सीआरआर निकालोगे। तो मुझे खुद से निकाल के बताओ तुम लोग, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, बाकी तो सेम ही रहेगा। बताओ तुम लोग, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। कितना होगा? 50,000 माइनस 2,000 इंटू 100, है ना। और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हो जाएगा 50,000 इंटू 45। 45 का रीजन तो पहले ही हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन ले लिया था। अब ये कितना हो रहा है देख लो। $50,000 माइनस 2,000, 48 into 100, 4,80,000 कितना होगा? एक सेकंड, कितना होगा? 25,50,000। ये 4,80,000 नहीं, 48 लाख आ रहा है ना, मैंने शायद 48 लाख आया। ठीक है, 48 लाख आएगा। मैंने एक जीरो ना कम लिख दिया, ठीक कर देती हूँ। तो 48 लाख, क्योंकि देखो 2,000 शेयर पे कभी भी रिडेम्पशन हो ही नहीं सकता है। जो लोग फुल्ली पेड नहीं करेंगे उनका रिडेम्पशन नहीं होगा, तो वो रह जाएगा। ये माइनस कर लो, 48 लाख माइनस 22,50,000, 25,50,000,
ठीक है, 25,50,000 का CRR क्रिएट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले ड्यू एंट्री करो, कितना रिडेम्पशन होगा, उसके बाद CRR प्रीमियम का एंट्री करेंगे, फिर रिडेम्पशन का एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर अब कर लेते हैं 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो यहाँ पर कितना डेबिट होगा? 50,000 से एंट्री नहीं होगा, कितने को रिडीम करेंगे? 48,000 को। तो 48,000 इंटू 100 करना पड़ेगा, ये चीज चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा? 48 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा? 48,000, 48 लाख पे 5% बोला था, मतलब 5 रुपए करके एक्स्ट्रा दे रहा है। तो तुम लोग 48,000 इंटू 5 भी लिख सकते हो, या इस पे 5% लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। मुझे इस पैसे पे 5% एक्स्ट्रा देना है, यानी पर वैल्यू पे 5 रुपए करके एक्स्ट्रा देना है। तो कितना होगा? 240 हो रहा है, 2,40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 50,40,000 being अमाउंट ड्यू, ठीक है। अच्छा, अब पे करने के पहले सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसको हम लोग राइट अप कर लेंगे, और जो है CRR क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग के पास प्री रिजर्व में, ओ पहला वाला क्वेश्चन ही तो था, तो जनरल रिजर्व में इनफ वैल्यू था 50 लाख था, उसी से कर देते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो होगा। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व से ले लेते हैं प्रीमियम। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2,40,000, 2,40,000 being loss on प्रीमियम राइट। अब CRR क्रिएट कर दो। CRR जनरल रिजर्व से ही कर सकते हैं। जनरल रिजर्व में ना 50 लाख था, हमें CRR के लिए चाहिए कितना? CRR के लिए अभी कैलकुलेट किया, चाहिए 25,50,000। तो CR जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,50,000 टू CRR 25,50,000। मैम लॉस ऑन प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन কি একই জিনিস? একই জিনিস। প্রিমিয়াম অন রিটেনশন আর লস অন প্রিমিয়াম মানে হলো কি, মানে লস অন রিডেমশন লিখে দাও, প্রিমিয়াম না লিখে লস অন রিডেমশন। রিডেমশন করতে গিয়ে যে লস হচ্ছে, কারণ এক্সট্রা পে করছি ওটাই লস। ম্যাম এটা কি আমি লিখতে পারি বিং প্রিমিয়াম অন রিডেম্পশন রিটার্ন অফ? টাইম লিখতে পারো, ওটা লস বলে লস লিখছি, ওটা নেচারটা কি, মানে কোন একটা জিনিসের নেচার তো হবে না কি, মানে ওটা এক্সপেন্স, ইনকাম, অ্যাসেট, লস, গেইন, ঠিক আছে। এটা কোম্পানির লস। সেই জন্য কাউকে যদি 100 টাকা নিয়ে কাউকে 105 টাকা ফেরত দিই তাহলে তো লস না। बीइंग CRR क्रिएटेड, ठीक है, बीइंग CRR क्रिएटेड। अब पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे बोल सकते हो पेमेंट पे कितना अमाउंट जाना चाहिए? अब पेमेंट करेंगे ना लास्ट एंट्री, बोलो पेमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 5 lakh, हाँ बोलो। 5,40,000. 5,40,000, मैम 50,40,000 50,40,000 जाएगा। 50,40,000. 50,40,000, 50,40,000 कितने लोगों को पे करना है? 48, ये तो 50,40,000 यहाँ पर जो है वही वाला लिख देना पड़ेगा, ड्यू में एंट्री में तो दिख ही रहा है। तो बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड एक्चुअली क्या है? 48,000 लोगों को 105 देना पड़ेगा। चेक करके देखो, ये मल्टीप्लाई करने से भी इतना ही आया। 48,000 शेयर्स पे 105 करके देना पड़ेगा ना, चेक करके देखो तो ये आ रहा है कि नहीं? 50,40,000, ठीक है, एक ही तो बात है। अच्छा, ये वाला हम लोग का पहले हम लोगों ने फाइनल कॉल कर लिया, कॉल सीन एरियर कर लिया, उसके बाद मैंने शेयर फॉरफीचर किया, ठीक है, सीक्वेंस मेरा। अच्छा, फिर शेयर इशू का एंट्री हो गया, उसके बाद जनरल रिजर्व, ठीक है।
हाँ देखो छूट सकता है, देखो जैसे कैसे करने से गलत नहीं होगा, जैसे देखो ये वाला मतलब सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। पहले देखो अगर हम लोग फुल्ली पेड अप नहीं बनाएंगे तो हम लोग ड्यू नहीं कर सकते। अगर मान लो पहले ड्यू का एंट्री कर दिए, फिर देखो हम लोग कॉल कर रहे हैं, फिर उसमें क्या हो रहा है हम लोग का अगर फॉरफिट हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तब तो ड्यू एंट्री हम लोग का पूरे अमाउंट से तो नहीं होगा ना। देखो तब हम लोग का ड्यू एंट्री क्या हुआ, चेंज हो गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो नहीं हुआ ना, 48,000 से हुआ। तो इसीलिए सीक्वेंस में करना अच्छा है। हाँ कौन सा सीक्वेंस इधर उधर होने से प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लो ये वाला अगर बाद में करते हो भूल गए तो चलेगा। बोलो कौन सा वाला। वो कर सकते हो, वही मैंने बोला, देखो ये वाला कर सकते लेकिन पहले तुमने मान लो पेमेंट दिखा दिया कि हाँ हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को इतना पे करेंगे, उसके बाद इशू वगैरह का एंट्री कर लो, तब नहीं चलेगा। मोटा मोटी एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जब तक पैसा जुगाड़ नहीं करेंगे तब तक पेमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहला है अगर पार्टली पेड है तो उससे फुल्ली पेड करो, लेकिन मान लो ये री इशू, ये जो फॉरफीचर वाला एंट्री था, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये लास्ट में करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो लास्ट में ही होगा। ये मैंने यहाँ दिखा दिया, लास्ट में होने से भी कोई प्रॉब्लम। ये कब होता है, जब बैलेंस शीट बनता है तब ये वाला चीज होता है। अच्छा अब यहाँ और एक क्वेश्चन है, उसके बाद बस हम लोग एमसीक्यू ही करेंगे। यहाँ एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2023। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड। इनका बैलेंस शीट कैसे बोल रहा है, इनके पास इक्विटी शेयर है जो कि फुल्ली पेड है 10 रुपीज वाला, 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 10 इच फुल्ली पेड वाला। अच्छा फिर बोल रहा है 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 10 इच 8 पेड अप ऑल शेयर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब इनका दो तरीके का प्रेफरेंस शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैसा है, पार्टली पेड अप है, ठीक है। अच्छा मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक पॉइंट बोला था तुम लोगों को, अगर क्वेश्चन में मेरा दो तरीके का प्रेफरेंस शेयर है, एक फुल्ली पेड अप है एक पार्टली पेड अप है, और उसके बाद क्वेश्चन में हमें अगर रिडेम्पशन बोला है, जैसे देखो यहाँ पर रिडेम्पशन क्या बोला है कि for redemption 3,000 equity share 10 each issued and at 10% premium at that same time preference shares are redeemed on 1st Jan 2024 at a premium of 2 per share the whereabouts of holders। अच्छा इसको बाद में पढ़ते हैं, यहाँ बोला नहीं है कि कितने सारे शेयर्स का रिडेम्पशन होगा, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो मुझे बोल सकते हो कितने सारे शेयर का रिडेम्पशन करना चाहिए। क्या हमें पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना के दोनों शेयर को रिडीम करना पड़ेगा कि कोई भी एक शेयर को रिडीम करेंगे तो चलेगा, बोलो। मैंने ये वाला पॉइंट तुम लोगों को क्लास हम लोग का स्टार्टिंग वाला है प्रेफरेंस शेयर का, उसमें मैंने बताया था, एकदम स्टार्टिंग वाला जो था, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर का पहला क्लास, उसमें बोला था ये वाला पॉइंट कि अगर मेरा दो तरीके का प्रेफरेंस शेयर है तो क्वेश्चन करने का रूल्स क्या है, क्या मुझे पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना पड़ेगा या सिर्फ फुल्ली पेड वाला ही हम लोग रिडीम करेंगे, बोलो जो लोग क्लास में थे बोलो। सिर्फ फुल्ली पेड वाला, सही बोले। देखो ये बात मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन मैंने बोला है, ठीक है, क्लास सुने होगे तो पता होगा, ठीक है, और जिन्होंने किया था उनको तो याद होना चाहिए, लेकिन तुम लोग नहीं बता रहे हो। चलो देखो यहाँ ये सब छोटा छोटा बात लेकिन याद रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग दोनों को अगर इसको क्या कर दोगे, इसको भी फुल्ली पेड कर दोगे, इसका जरूरत नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में मेरे पास दो कैटेगरी का प्रेफरेंस शेयर है, एक फुल्ली पेड अप है तो उसी को रिडीम करना पड़ेगा। अच्छा आप देखो इनके पास क्या है, रिजर्व के तौर पे पीएल है 80,000, जनरल रिजर्व 120, सिक्योरिटीज 15,000 और कैपिटल रिजर्व 21,000। अब देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि रिडेम्पशन के लिए इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किया है 10% प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपीज का शेयर 11 रुपीज में इशू किया है, इशू प्राइस कितना हो जाएगा 11 रुपीज, तो ये क्या है नॉमिनल वैल्यू है।
और बोल रहा है एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 Jan 2024 एट ए प्रीमियम ऑफ 2 per share। तो प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम होगा? प्रीमियम में रिडीम होगा। द वेयर अबाउट्स ऑफ होल्डर ऑफ 100 शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड आर नॉट नोन। बोल रहा है जबकि 100 प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब उनका फुल्ली पेड तो है बट वो रिडेम्पशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। कैपिटल जो वापस करेंगे तो वो इंसान तो आना चाहिए, उसके अकाउंट में भेजेंगे, लेकिन ये लोगों का कोई भी वेयर अबाउट्स मतलब उनका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो कंपनी ऐसे ही थोड़ी ना पेमेंट कर देगी, जब तक कंपनी के पास ऑथेंटिक बैंक अकाउंट नहीं होगा वो पर्सन को पूछेगी तभी ना पेमेंट करेगी। ऐसे अगर मुझे कोई पेमेंट करना चाहता है तो मुझे बिना पूछे पेमेंट कर देगा, फिर बोलेगा मैंने तो पेमेंट कर दिया आपको पैसा मिल गया होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे पेमेंट करना है तो मुझे तो एक बार अलर्ट देना पड़ेगा ना कि हम ये अमाउंट आपके अकाउंट में भेज रहे हैं इस वजह से। तो कंपनी को 100 लोगों का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है तो कंपनी उनको पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जब तक ऑथेंटिक वे में पता नहीं चल जाता है कि उनके अकाउंट में पैसा जाएगा नहीं जाएगा तो कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। ड्यू तो करेगी बट जैसे ही पता चलेगा कि 100 लोगों का हमें डिटेल्स नहीं मिल रहा है तो हम लोग उनको पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि बोनस इशू हुआ है इक्विटी शेयर का, was made at par। बोल रहा है ये बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर was made at par और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम के साथ साथ बोनस शेयर भी इशू किया है। कैसे? 2 shares being issued for every 5 share held। अगर किसी के पास ओल्ड 5 शेयर है तो उसे बोनस यानी फ्री शेयर के तौर पे कितना मिलेगा? बोल रहा है 2 शेयर मिलेगा, ठीक है। अगर किसी के पास पहले से 5 शेयर है, बोनस शेयर का मतलब है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लेती, उसको बोला जाता है बोनस शेयर, ठीक है। वो भी चैप्टर हम लोग का किया हुआ है, यहाँ पॉइंट है तो हम बता देते हैं। अगर नेक्स्ट कभी कर सकते हो या फिर चाहो तो अभी भी देख सकते हो, हम क्लास दे देंगे। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि 5 के बदले 2 फ्री का शेयर मिलेगा, बात इतना ही है। तो ये बोल रहा है तो इसका मतलब जो भी ये फ्री का शेयर लेगा शेयर होल्डर, कौन लेगा फ्री में? किसको दिया जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, बाहर वाले को नहीं, ठीक है। नए कोई शेयर होल्डर को फ्री में नहीं दिया जाता है। जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम लोग उन्हें ही कुछ जो है प्राइज या गिफ्ट दे सकते हैं, ये गिफ्ट की तरह हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पर बोल रहा है that did out of capital redemption reserve। अब ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि बोनस इशू का जो रूल्स है, बोनस इशू किससे किया जाता है? CRR से, ठीक है। बोनस इशू किससे किया जाता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, ये लॉ का रूल्स है। तो CRR से ही बोनस इशू करना पड़ेगा। जैसे कि रिडेम्पशन का अपना रूल्स है वैसे बोनस का भी है। हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। बोल रहा है रिडेम्पशन के लिए जो 3000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है कंपनी, उन शेयर्स पे बोनस नहीं देगी, पहले से जो शेयर है सिर्फ उसी शेयर पे बोनस देगी, ये बात बोल रहा है। मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिल रहा है तो मतलब हिसाब में क्या हो रहा है देखो, अगर यहाँ पर चेक करें तो कितना शेयर था पहले? 30,000। और जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए 3000 शेयर इशू किया तो कंपनी का भी टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया? 33,000। लेकिन क्वेश्चन में हमें साफ साफ बता दिया बोनस सिर्फ इनको मिलेगा, इनको बोनस नहीं देना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ठीक है नहीं मिलेगा क्योंकि नए है ना, थोड़े पुराने हो जाते हैं तो ही कुछ फ्री में गिफ्ट दिया जाता है, वैसा ही बात हो रहा है, ठीक है। हमें बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री करके देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड in the books of B Limited। सबसे पहले क्या एंट्री होगा? हम लोग सबसे पहले जो है ये देख सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। पैसा जुगाड़ कैसे कर रही है कंपनी? सबसे पहले शेयर इशू कर रही है अपने शेयर को रिडीम करने के लिए। कौन सा शेयर इशू कर रही है? इक्विटी। कितना वाला? 3000, 10 रुपीज वाला, लेकिन 11 रुपीज में करेगी प्रीमियम में। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोला नहीं है तो हम लोग ओवरऑल दिखाएंगे, ठीक है। कैपिटल में 10 रुपीज जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम 10% यानी कि 1 रुपीज है। शेयर कितना इशू हो रहा है? 3000। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 3000, तो ये हो गया 33,000।
30,000 और यहाँ पर हो गया 3,000। बी शेयर इशू, ठीक है। अच्छा, शेयर इशू करने के बाद अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अब अपना यहाँ पर बोनस इशू भी बोला है, लेकिन बोनस इशू का हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा वो भी देख सकते हैं, और पहले हम लोग वो ड्यू एंट्री कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे? 12% वाला, ये वाला जो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, कैपिटल टुवर्ड्स कितना जाएगा? 18,000 शेयर्स है 10 रुपीज वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 18,000 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 1,80,000, ठीक है। और प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर बोला है कि देखो रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 2 रुपीज, 2 पर शेयर। देखो एट ये कौन सा प्रीमियम है? ये जो शेयर इशू हुआ उसका प्रीमियम, इसका एंट्री तो हम लोगों ने कर दिया। सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होगा उस पे कितना पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 2 पर शेयर। तो 18,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36,000। तो टोटल कितना पे कर रहे हैं? 12 रुपीज पे कर रहे हैं एक एक प्रेफरेंस शेयर पे, रिडेम्पशन पे। तो 12 इंटू 18, 2,16,000 होगा, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू, या फिर बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। ये ड्यू कर लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब जो है सीआरआर का अमाउंट देखेंगे कि सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ सकता है। सीआरआर देखो, सीआरआर का कितना जरूरत होगा चेक करके देखो, वर्किंग नोट बना के जैसे हम लोगों ने किया था। कैलकुलेट कर। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए हम लोग रिजर्व से पेमेंट भी करेंगे, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो प्रीमियम। यहाँ पर कौन सा रिजर्व ले सकते हैं, चेक करते हैं क्या क्या रिजर्व है इनके पास। पीएल है, जनरल रिजर्व है, और यहाँ से सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है। तो प्रीमियम को रिडीम करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व, ठीक है। मैम सिक्योरिटीज, पीएल ले सकते हैं और जनरल रिजर्व ले जनरल सकते रिजर्व कोई भी एक ले सकते हो। तो जनरल रिजर्व भी पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पीएल लेंगे, ठीक है। पहले जनरल रिजर्व का यूज कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व, बाकी पीएल भी लिख सकते हो, उसमें भी होगा, वो भी गलत नहीं है, जो जो ठीक लगे कर सकते हो, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 36,000 बीइंग प्रीमियम राइटर। अब इसके बाद देखो सीआरआर में कितना लेना पड़ेगा। सीआरआर में जितना लेना पड़ेगा उसके बेसिस पे तुम लोगों को नेक्स्ट एंट्री करना पड़ेगा। तो पहले वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। पहले वर्किंग नोट बनाना, हम यहाँ पर एक पेज रख देते हैं, हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पर बना लेते वर्किंग नोट। सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। मैम सीआरआर 6,000 होगा। सीआरआर 6,000 को देखते हैं, देख के बताते हैं। सीआरआर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 6,000 नहीं, 25 लाख। ओ नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन। सीआरआर 1,50,000 बोल रहा है।
अच्छा बोलो पहले, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना है ये बताओ, कितना सारा शेयर इशू हुआ है? मैम 3000 into 10. 3000 into 10, क्योंकि 3000 नंबर ऑफ शेयर्स और नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, नॉमिनल वैल्यू 10, इशू प्राइस 11, लोअर 10 हो गया। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम वो कितना होगा? कितने शेयर रिडीम हो रहे हैं? 1,80,000, ये देखो 18,000 into 10, ठीक है, 18,000 into 10, 1,80,000, तो CRR ऐसे मैम करके मैंने इसको निकलेंगे। 2 ले लिया था गलती से, इसलिए गलती हो गया। ओ 2 ले लिया, 1,80,000 माइनस यहाँ पर 30,000, तो आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 का हम लोग को करना है CRR का क्रिएशन। तो अब CRR क्रिएट कहाँ से कर सकते हैं? जनरल रिजर्व से हम लोगों ने कुछ अमाउंट ड्रॉ किया था या PL से किया था, देखते हैं। तो जनरल रिजर्व से किया, तो जनरल रिजर्व में जितना बचा है वो ले लो, बाकी PL से ले लो, ठीक है। 4th नंबर में लिखेंगे जनरल रिजर्व में कितना बचा है? हाँ, कितना जनरल रिजर्व में? 1,20,000, ठीक है, उसमें से यूटिलाइज हो गया 36। एट्टी फोर और CRR के लिए चाहिए कितना? 1,50,000, तो PL से कितना लेना पड़ेगा? बैलेंस करके निकालो। 66,000 66,000, ठीक है, बीइंग CRR क्रिएटेड। बीइंग CRR क्रिएटेड। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर बोनस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देते हैं, पे तो कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद बोनस इशू करेंगे, क्योंकि इन पे तो बोनस का इम्पैक्ट आएगा भी नहीं, बोल भी रहा है इनको बोनस मिलेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट कर देते हैं, तो क्या एंट्री होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू बैंक, टू बैंक होगा ना? कौन सा बोला? हाँ, वो वेरावर्ड्स वो माइनस कर देंगे, ठीक है। हम लोग कितने शेयर को पेमेंट करने वाले थे? 18,000, उसमें से 100 हटा देंगे, बाकी पेमेंट करेंगे। हम लोगों ने ड्यू सभी किया है, उन्होंने फुल्ली पेड भी कर रखा है, उनको पेमेंट मिलता, लेकिन क्योंकि उनका वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहा है, तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब सिर्फ कॉन्सियस हो जाएंगे, यहाँ पर 100 हटा दें, ठीक है। 100 था तो जितने का वेयर अबाउट्स नहीं मिला। अब उनको एक एक जन को कितना देना था? 2 रुपए का प्रीमियम और एक अमाउंट कितना है यहाँ पर? 10 रुपीज। एक एक जन को कितना देना है? 12 रुपीज करके 12 देना है ना, ये देखो कितना देना है। प्रीमियम का 2 और टूवर्ड्स कैपिटल 10, 10 तो उनसे लिया था, 10 तो देंगे, 2 रुपीज एक्स्ट्रा, तो पेमेंट कितना करेंगे? इतना पेमेंट करेंगे। तो अब देखो कितना होगा, 18,000 से 100 माइनस करके देखो, इंटू 12 करके कितना हो रहा है, उतना पेमेंट करेंगे। बीइंग अमाउंट पेड, $18,000 माइनस 100, कुछ 17,900 आ रहा है, इंटू 12, 2,14,800, 2,14,800 ये वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, ये सब कंसेप्ट नहीं है कि किसी ने पैसा नहीं दिया तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये तो हम लोग पेमेंट करने के लिए कंपनी रेडी है, बट उनका वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहा है, तो कंपनी बोल रही है मेरा अभी का कैश आउटफ्लो तो इतना ही है। अब बाद में अगर ये 100 का कुछ अता पता चल जाएगा तो उनको पेमेंट कर देगा कंपनी बाकी अमाउंट, ठीक है, अभी तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोला है कि कंपनी ने साथ ही साथ जो है कुछ बोनस इशू भी किया था, ठीक है, तो बोनस इशू का एंट्री कैसे होता है वो करने से हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, बोनस इशू का एंट्री होता है जैसे शेयर इशू करने से पैसा मिलता है, बैंक टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री का शेयर है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, बोनस इशू करने के लिए
टू शेयर कैपिटल तो करेगी, लेकिन बैंक तो डेबिट कर नहीं सकती है। तो कंपनी एक्चुअली शेयर इशू करने का मतलब है कंपनी अपने रिजर्व को जो है कैपिटल में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो एंट्री होता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम पार्ट पार्ट करके दिखाते हैं, 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिसको दिया जाएगा, जैसे डेटर को डेबिट करते हैं ना, तो वैसे बोनस को डेबिट करेंगे। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट नॉर्मल, जैसे ये हम लोग का पर्सनल अकाउंट हो गया कि हम लोग शेयर होल्डर को बोनस देंगे। टू एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे, बीइंग बोनस ड्यू, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, फिर जब पेमेंट करेंगे तब दिखाते हैं कैसे होगा। अब कैलकुलेट करते कितना बोनस देना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। कंपनी हमेशा बोनस एक रेशियो में डिक्लेयर करती है कि पहले से अगर इतना शेयर है तो आपको इतना मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि अगर पहले से 5 शेयर है, मतलब ओल्ड अगर किसी के पास 5 शेयर है तो उससे नया कितना शेयर मिलेगा, 2 शेयर मिलेगा। मतलब मिनिमम बोनस लेने के लिए एक शेयर होल्डर के पास 5 शेयर होना ही चाहिए, 5 होगा तो ही 2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब कंपनी का टोटल शेयर कितना है, बोनस किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर, वो कभी भी प्रेफरेंस वालों को नहीं होता है। कितना इक्विटी शेयर है, 30,000। कंपनी ने करेंटली इशू भी किया था 3,000, है तो अभी 33, लेकिन बोल रहा है नए वाले पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ये देखो, हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए जो इक्विटी शेयर इशू हुआ था वो एलिजिबल नहीं है बोनस के लिए। तो अगर 30,000 कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर है तो इसका मतलब कंपनी को कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे, 12,000, ठीक है। देखो, 5 के बदले 2, 1 के बदले 2/5, तो 30,000 के बदले 12,000, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। और वैल्यू ऑफ बोनस कितना होगा, वैल्यू ऑफ बोनस हो जाएगा 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर का वैल्यू। शेयर का वैल्यू जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो इक्विटी शेयर पहले जितने वैल्यू का था अभी भी उतने ही वैल्यू का मानेंगे। अब देखो कितने वैल्यू का था पहले, 10, तो अभी भी कितने का हो जाएगा, 10। तो वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000। अब एंट्री करेंगे यहाँ पर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा 1,20,000। अच्छा अच्छा, इसके पहले एक एंट्री करना चाहिए था, एक एंट्री इसके पहले होगा, हम यहाँ पर कर दे, तुम लोग नंबर चेंज कर लो। ये 6 नंबर नहीं, ये 7th होगा। पहले हमें यहाँ पर एक एंट्री और करना चाहिए था बोनस रिलेटेड। क्या एंट्री, वही जो बोनस इशू होता है तो वो तो रिजर्व से होता है ना, वो एंट्री मैंने नहीं किया। तो कौन सा रिजर्व हम लोग यूज करें, देखो हम लोगों का जनरल रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। पीएल जो है इसमें कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है तो बोनस इशू के लिए वही काम आता है, ठीक है। सीआरआर का एकमात्र यूज है कि हम लोग बोनस इशू कर सकते हैं उससे। तो अगर कंपनी के पास सीआरआर है तो कंपनी उसे यूटिलाइज करेगी बोनस इशू करने के लिए। तो कंपनी के पास सीआरआर है, कितने का है, 1,50,000, ठीक है। कंपनी का सीआरआर अभी अभी क्रिएट हुआ, कितना, 1,50,000। फिर कंपनी बोल रही है बोनस इशू करेंगे, तो बोनस इशू करने के लिए फ्री रिजर्व, सीआरआर, ये सब का यूज होता है, जिसमें से स्पेसिफिकली सीआरआर अगर है तो उसे हम लोग जरूर यूज करेंगे, क्योंकि ये किसी और जगह पे यूज नहीं होता है। ये थोड़ा सा जिनको बोनस पता है उनको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो रहा होगा, क्योंकि बोनस नहीं पता है तो पूरा क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा। फिर बोनस जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझो कि सीआरआर का एकमात्र यूज है बोनस इशू करने के लिए। तो फ्री रिजर्व भी ले सकते हो, बोनस इशू करने के लिए सीआरआर भी ले सकते हो, लेकिन मेरा सीआरआर अगर किसी और जगह पे यूज नहीं हो सकता है, फ्री रिजर्व तो मेरे किसी भी जगह पे यूज होगा, तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, 1,50,000 का मुझे यूज करना चाहिए। अगर ये कम हो जाता है, ये तो एक्स्ट्रा ही है, मुझे तो चाहिए 1,20,000, अगर ये मेरा कम होता तो मुझे फ्री रिजर्व लेना पड़ता। तो अभी हम लोग सीआरआर को यूज करेंगे, सीआरआर हम लोग का डेबिट है, सीआरआर को यूज करने से सीआरआर, सॉरी क्रेडिट है, सीआरआर को यूज करने से सीआरआर डेबिट होगा। सीआरआर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये हो गया ड्यू एंट्री, ठीक है। बीइंग, ये ड्यू होगा, इसका हम जो है नरेशन चेंज कर देते हैं, बीइंग बोनस क्रिएटेड, या फिर ड्यू, या फिर बोनस मेड लिख सकते हो, बोनस मेड,
कितना हो जाएगा 1,20,000 जो वैल्यू आया बोनस का। अब जब बोनस शेयर अलॉट कर रहे हैं तब एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको लिखो बीइंग बोनस अलॉटेड, बीइंग बोनस अलॉटेड। ये हो जाएगा, हम लोगों ने बोनस शेयर अलॉट कर दिया, जैसे ड्यू एंट्री होता है फिर शेयर अलॉट होता है वैसे ही होगा। यहाँ पर पैसा नहीं लेंगे हम लोग, अपने रिजर्व को डेबिट कर देते हैं। कौन से रिजर्व को डेबिट करते हैं बोनस इशू करने से? अगर सीआरआर है तो उसको तो करेंगे ही करेंगे, अगर कम पड़ता है तो फ्री रिजर्व को ले सकते हैं। तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेमेंट वाला पॉइंट देखने वाला था कि पेमेंट होगा तो कैसे होगा, और बोनस शेयर जब इशू होगा तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। अब जो एमसीक्यूज है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ट्रू फॉल्स में देखो बोल रहा है कि व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम लोग शेयर को रिडीम करते हैं और उसके लिए अगर हम लोग प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना हम लोग, जब शेयर रिडीम कर रहे हैं तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए हम लोग तो फ्री रिजर्व का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं। एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम इज ट्रांसफर टू, तब हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, सीआरआर कैसे क्रिएट करते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। ठीक है, तो बोल रहा है एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रिडीम इज ट्रांसफर टू सीआरआर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बाय डेबिटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को डेबिट करके कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्या ये बात सही है, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते? सीआरआर क्रिएट करते, तो ये वाला मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, क्यों फॉल्स हो रहा है, पूरा बात सही लिखा है, यहाँ गलत लिख रखा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, a company who prepare financial statement in compliance with accounting standard under section 133 of the Companies Act 2013, it cannot utilize securities premium for the purpose of providing for premium on the redemption of redeemable preference share of the company। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये मैंने लिखवाया था, सेक्शन 133 कंपनी क्या करती है, क्या वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर पाती है? नहीं, अदर कंपनी यूज करती है, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर सेक्शन 133 कंपनी है तो वो प्रीमियम को रिडीम करने के लिए सिर्फ क्या यूज कर सकती है, फ्री रिजर्व। तो ये बात क्या बोला है, ट्रू बोल रखा है। ठीक है, ये बात सही बोला है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, द बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बोल रहा है कि अगर कोई शेयर फॉरफिट होता है, अभी अभी हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया था, तो फॉरफीचर में जो अमाउंट होता है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बोल रहा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में करते हैं। क्या ये सही बोल रहा है, अभी क्या था, कहाँ करते हैं, कैपिटल फॉल्स रिजर्व। होगा। ये फॉल्स होगा क्योंकि हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैपिटल रिजर्व में करते हैं। मतलब 1 और 3 में चेंजेस क्या है, यहाँ सीआरआर होता तो ये सही हो जाता, यहाँ सीआर होता तो सही हो जाता। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। फोर्थ नंबर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या हम लोग सीआरआर को यूज कर सकते हैं बिजनेस के लॉस या एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए? अभी मैंने बोला सीआरआर का एकमात्र नहीं यूज मैम, क्या है, हाँ ये फॉल्स होगा। सीआरआर का एकमात्र यूज क्या है, अभी मैंने बोला था ओनली यूज फॉर बोनस इशू, ओनली यूज फॉर बोनस इशू। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि सीआरआर को किस लिए यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोनस यूज इशू के लिए। इसीलिए अगर बोनस इशू कंपनी कर रही है और कंपनी के पास सीआरआर है तो कंपनी जरूर उसे यूटिलाइज करेगी, क्योंकि किसी और जगह पे उसको यूज नहीं कर सकती है। तो सीआरआर कैन नॉट बी यूज फॉर, ये वाला तो गलत है। ठीक है, समझ में आया। अब एमसीक्यूज में देखो यहाँ पर पहला पॉइंट देखो क्या बोला है, ये क्या हो गया, कौन चला रही है देखो, पीडीएफ भी हाथ लग के चला गया। डाउनलोड में तो नहीं दिख रहा है। तो ये खुला है,
तो चलो यहीं से दिखा देते हैं यहाँ पर, ये लास्ट पॉइंट, ये वाला, ये वाला था, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू इशू बोनस शेयर, रिडीम प्रेफरेंस शेयर, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसके लिए ना हमें एक रूल्स पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होता है। वो मैंने नहीं बोला था, वो बता देते हैं, देखो वो बता देते, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर पूरा रूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बताया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होना चाहिए। हम पढ़ के बताते हैं। बोल रहा है कि सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का कहाँ यूज कर सकती है? बोल रहा है कि टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज। मतलब बोल रहा है, सीधा बात यह है कि कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या यूज कर सकती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सीआरआर का तो मस्ट है, सीआरआर है तो यूज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या यूज कर सकती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी यूज कर सकती है। अगर हम लोगों के पास सीआरआर भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, फ्री रिजर्व भी है और कंपनी बोनस इशू करना चाहती है, वो फर्स्ट किसका यूज करेगी? सीआरआर का। उसके बाद सेकंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का। उसके बाद नहीं पूरा होता है तो फ्री रिजर्व में हाथ देगी, क्योंकि ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं उसको बचा के रखते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड है उसको पहले यूज करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर अपना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना चाहती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था ऑन दैट मोमेंट कंपनी का जो भी एक्सपेंसेस हुआ था उसे राइट ऑफ करने के लिए कंपनी किस चीज का यूज कर सकती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर बोल रहा है टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड और एनी सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी जब शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है तब हो सकता है कि कंपनी ने डिस्काउंट में शेयर इशू किया, डिस्काउंट में डिवेंचर इशू किया, जबकि डिस्काउंट में शेयर पब्लिक को इशू नहीं किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट पब्लिक को नहीं करते, ये प्रोहिबिटेड है। फिर भी देखो, कंपनी अगर डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करती है तो कंपनी का वो क्या है? लॉस है। कंपनी शेयर इशू करवाने के लिए अगर कोई एजेंट को हायर कर रही है, जिसको बोला जाता है अकाउंट्स के लैंग्वेज में अंडरराइटर, ठीक है, तो अगर कंपनी अंडरराइटर को हायर करके अपना शेयर इशू करवा रही है डिवेंचर, क्यों हायर करती है? देखो, इतने बड़े देश में लोगों को समझाना, ये करना, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो अंडरराइटर ना जो है वो सीक्वेंस में काम करते हैं, ठीक है, उनका काम ही है कंपनी का शेयर बिकवाना, बदले में वो क्या लेते हैं? अपना कमीशन ले लेते हैं। तो कमीशन का जो एक्सपेंस हो रहा है शेयर या डिवेंचर इशू करवाने के लिए, उस लॉस को भी राइट ऑफ करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और नेक्स्ट बोला है टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वो तो अभी देखा हम लोगों ने, अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं और उसमें रिडीम करने पे अगर हम लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और सिक्योरिटीज, कंपनी कभी कभी क्या करती है, ये टॉपिक तुम लोगों का नहीं है, मार्केट में अपना ही शेयर खुद परचेज करती है, इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। कब करती है? बहुत सारा रीजन होता है, कंपनी के पास जब एक्सेसिवली पैसा होता है तो कंपनी ये करती है ताकि मार्केट में अगर ज्यादा शेयर चला गया तो कंपनी का ओनरशिप खत्म हो सकता है, कंपनी जो डाइल्यूट हो जा रहा है शेयर मार्केट में जाके, कंपनी अगर चाहती है और उसके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो अपना शेयर को मार्केट से क्या कर सकती है? हाई रेट में ऑफर करके बाई बैक कर सकती है। तो उसमें भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। इस टॉपिक को बोला जाता है बाई बैक, जो कि है नहीं तुम लोग का, ठीक है। अब देखो हम लोगों का 5 जो है इम्पैक्ट निकल के आए सिक्योरिटीज प्रीमियम का। पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, शेयर डिवेंचर इशू करते हुए अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है, कमीशन का खर्चा हो रहा है, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम का रिडेम्पशन करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला है, एक नोट दिया है, कुछ ऐसा कंपनी है, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज whose financial statements comply with the accounting standard as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 can't apply the securities premium for the purpose of B and D। मतलब B और D, ये जो दो पर्पस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये दोनों केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती है। कौन सा कंपनी? सेक्शन 133 के अंडर जो आता है, जिसमें से एक पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया था, प्रीमियम वाला, ठीक है।
तो ये 5 यूज होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। इसको थियोरिटिकली भी काम आ सकता है, कभी भी 1-2 नंबर का पूछ सकता है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो हम लोग का एमसीक्यू था। देखो बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड टू, कहाँ यूज नहीं हो सकता है? इशू टू बोनस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोलो। इशू ऑफ बोनस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम रिडीम करने पे काम आता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने पे काम नहीं आता है। ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है? एस लिमिटेड ने इशू किया है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर, 100 इज एट पार ऑन 1/4/2022। तो 21 उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2000 इंटू 100 यानी कितना होगा? 2 लाख। ठीक है। विच आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब ये रिडीम करना चाहते हैं कैसे? 10% प्रीमियम के साथ। तो 2 लाख तो देगा ही देगा, प्लस 2 लाख पे और भी कितना देगा? 10%। तो कितना देगा? 2,20,000। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन कंपनी इशूड 1,500 इक्विटी शेयर, 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। At the time of redemption of preference share, the amount to be transferred by the company to capital redemption reserve। बोल रहा है CRR में कितना जाएगा? तो CRR में कैसे निकालोगे? CRR प्लस क्या हो जाएगा? Proceeds from fresh issue इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 2 लाख विदाउट प्रीमियम ना। नॉमिनल वैल्यू का मतलब कितना हो जाएगा? 2 लाख हो गया। इतना शेयर रिडीम करना है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना है? कितना फ्रेश इशू हो रहा है? 1500। यहाँ पर लेना है नॉमिनल वैल्यू इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। नॉमिनल वैल्यू 100 है, इशू प्राइस कितना है? 120। तो लोअर कौन सा है? 100 है। अब बोलो सीआरआर कितना होगा? ये 2 लाख है, तो सीआरआर कितना होगा? 2 लाख माइनस ये कितना हो जाएगा? 1,50,000 होगा। देखो कितना? 50,000 आएगा। अच्छा 2 लाख। अच्छा 2 लाख माइनस 1,50,000 यानी कि 50,000। जैसे भी कर रहे थे, 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। Which of the following cannot be used for the purpose of क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब सीआरआर क्रिएट करने के लिए क्या यूज नहीं कर सकते? पीएल। क्या पीएल यूज करते हैं? सीआरआर क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। जनरल रिजर्व, हाँ। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट ये यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट का हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग नॉर्मली किसका यूज करते हैं? फ्री रिजर्व का। अब बोल रहा है सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस। अभी पढ़ाया उसमें से ही आंसर होगा। बोल रहा है इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोल रहा है कैन नॉट बी। क्या बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज करते हैं? करते हैं। ठीक है। राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी फॉर परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटीज, ये बाईबैक है, इसके लिए भी तो करते हैं। राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ कंपनी के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ अलग होता है, बिजनेस का लॉस अलग होता है। प्रीलिमिनरी मतलब बिजनेस चालू होने के पहले जो भी खर्चा हमें करना पड़ा उसको राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से। लेकिन डे टू डे का खर्चा हो रहा है, जो डे टू डे में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आंसर बी होगा। और 5th नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हम लोग क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? बोल रहा है प्रोसीड्स of fresh issue of equity share, proceeds of issue of debenture, proceeds of issue of fixed deposit। इक्विटी शेयर हम लोग कभी भी डिवेंचर तो लेते नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, डिवेंचर इशू कर सकते लास्ट दिन का इलस्ट्रेशन 8, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते। मैंने नोट भी लिखवाया था। और फिक्स डिपॉजिट का भी यूज नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। तो 5th का ए हो जाएगा। एंड लास्ट 6th नंबर, प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख जो इशू हुआ था 1/4/2021 में, आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 2 लाख का शेयर 5% रिडेम्पशन प्रीमियम से रिडीम होगा, मतलब 5% यानी 2,10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब बोल रहा है बाय इशू ऑफ अमाउंटिंग 1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा शेयर इशू किया है इसके लिए कितने का? 1 लाख 10% प्रीमियम में। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। बोलो सीआरआर में कितना जाएगा? सीआरआर में जाएगा सीआरआर प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम। ठीक है। तो फ्रेश इशू देखो, फ्रेश इशू कितना हुआ है? 1 लाख का, प्रीमियम कितना है? 10%। तो हमें क्या लेना है?
नॉमिनल वैल्यू लेना है, प्रीमियम तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ही होगा, तो 1 लाख ले लेते हैं। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम्ड कितना है, 2 लाख है, तो सीआरआर में कितना आ जाएगा, 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख। ऑप्शन बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफी सारा किया है, ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो हम लोग का देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कंप्लीट हो गया। कल हम लोग जो है, कल जो क्लास है वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का ये यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया, इतना ही करते हैं, और तो स्टार्ट करने जैसा टाइम भी नहीं, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am.